हेलो गाइस। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने आईसीडीआर का पार्ट वन देखा था। दैट इज पार्ट वन। पार्ट वन में हमने क्या क्या देखा था? फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सो हाउ द आईसीडीआर डेवलप्स और रिवॉल्व्स अराउंड द पीरियड ऑफ टाइम। सो वो हमने देखा था कि कैसे सीपी का पावर आया, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, या उसके बाद भी बहुत सारे जो रेगुलेशन डेवलपमेंट हुए। आईसीडीआर 2009 आया, देन आईसीडीआर 2018 आया, क्योंकि वो मार्केट प्रैक्टिसेस को के अकॉर्डिंग रेगुलेशंस को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। सेकंड सेकंड इज स्ट्रक्चर मार्केट देखा। स्ट्रक्चर मार्केट में लाइक मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। आप अगर फाइनेंस लेता है तो बैंक और एफआई। दूसरा होता है सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में होता है हमारा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जाने के दो ऑप्शंस होते हैं, लाइक फर्स्ट इज आईपीओ एंड सेकेंड इज एफपीओ। ओके, सो ये हमने देखा था। और थर्ड देखा था टाइप ऑफ इशू। टाइप ऑफ इशू मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इशू हम किस तरीके से सिक्योरिटी दे सकते हैं, लाइक आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यूज, क्यूआईबी, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो दे आर सर्टेन टाइप्स ऑफ इशू। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईसीडीआर, दैट इज इशू ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो आई विल गो। सो दिस इज योर मॉड्यूल। So first we will discuss or we will understand what is the term draft offer document. Give me a minute. Mm, Yeah. So we will first understand what is draft offer document, what is offer document, and what is RHP. So in case of issue, there is two method for about a prospectus. So this is the issue. First is fixed price issue. Fixed price issue, and second is book building issue. अब फिक्स प्राइस में इशू क्या होता है, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है कि जो शेयर्स वो इशू करते हैं बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ, उनकी प्राइस फिक्स होती है। सपोज करो अगर 100 रुपीज का उन्होंने शेयर्स फिक्स किया है कि उनका जो शेयर है वो 100 रुपीज का पब्लिक में जाएगा, तो दैट इज 100 रुपीज। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट्स अ फिक्स्ड प्राइस इशू। इन बिग बिल्डिंग क्या होता है, यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन नहीं होती, यहाँ पर फ्लोर और कैप प्राइस डिटरमाइन होती है। सपोज करो 90 टू 100। सो जहां पर सबसे ज्यादा पॉइंट हिट होगा वो एवरेज प्राइस निकल जाएगी। इट्स कॉल्ड बुक बिल्डिंग इशू। मतलब आप बिड करते हो 90 टू 100 के बीच में प्राइस। सपोज करो 5 इन्वेस्टर्स आए, उसने एक ने बिड किया 92, एक ने बिड किया 93, एक ने बिड किया 94, और एक ने बिड किया 95, और एक ने बिड किया 92। Okay, so the price of this will be the average price of the all the investors and that the price of the share. So it's called a book building issues. Okay, now we will go back to the module. So the draft offer document means the offer document in a draft stage। मतलब draft document है, draft offer document है, तो मतलब draft stage पे ही हुआ है। The draft offer document are filled with SEBI at least 30 days prior to the filing of offer document with the ROC and stock exchange. सो जो ये वाला जो ऑफर डॉक्यूमेंट है, ये आरओसी और एससी को फाइल होता है। इसके 30 डेज पहले जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो सेबी के अंदर फाइल हो जाना चाहिए। ओके, द सेबी में स्पेसिफाइड चेंजेस इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द इशूअर और द लीड मर्चेंट बैंकर शैल कैरी आउट सच चेंजेस इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर फाइलिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरसी। The draft of a document is available on the SEBI website for public comment for 21 days for the filing of a document. So 30 डेज पहले आपको सेबी के पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आप सेबी के फाइल करोगे तो सेबी कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकता है, और उसको इशूअर इशूअर और लीड मर्चेंट बैंकर हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इंटरमीडियरी हु अरेंजेस, मतलब वो इसको मैनेज करता है पब्लिक इश्यूज को। तो उसका क्या रोल होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो लीड मर्चेंट बैंक का इशू उस चीजों को, सपोज करो सेबी ने कुछ बोला कि आपकी वर्डिंग कुछ आपको और डिस्क्लोज करना है, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज।
तो वो चीज़ें चेंज करके आपको, और वो जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो सेबी की पब्लिक के वेबसाइट पे अंडर द टैब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको अवेलेबल होगा। सो उसमें जाके आप पब्लिक कोई कमेंट हो तो कमेंट भी दे सकते हो, और उसके 30 डेज बाद आपको ये ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स आ प्रोस्पेक्टस इन अ केस ऑफ पब्लिश इशू, इन अ केस ऑफ पब्लिक इशू। और ऑफर फॉर सेल में क्या होगा, लेटर ऑफ ऑफर होगा। अगर आपका न्यू इशू है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था कि न्यू इशू होते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग इशू शेयर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स के होते हैं जिनको एग्जिट होना होता है, वो शेयर्स को बेचते हैं तो ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो अगर न्यू इशू ऑफ शेयर्स है तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, और अगर ऑफर फॉर सेल है तो उसके लिए लेटर ऑफ ऑफर बोलेंगे। सॉरी, इसके लिए पब्लिक इशू और ऑफर फॉर सेल के लिए प्रोस्पेक्टस बोलेंगे, एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू बोलेंगे। ओके। सो थोड़ा सा गलती होगी, सो मैं आपको बता देता हूँ वापस। सो आपका प्रोस्पेक्टस किसके लिए होगा, प्रोस्पेक्ट होगा ऑफर फॉर सेल और न्यू शेयर्स। ओके। एंड आपका लेटर ऑफ ऑफर क्या होगा, LOF बोलता हूँ मैं उसको, ये होगा आपका राइट इशू के लिए। अब प्रोस्पेक्टस राइट इशू में क्यों यूज नहीं होता, दिस इज अ वन मेजर क्वेश्चन यू कैन आस्क समवन, कि प्रोस्पेक्टस तो ऑफर फॉर सेल में भी इशू हो रहा है और न्यू शेयर्स ऑफ इशू में भी हो रहा है, तो प्रोस्पेक्टस राइट इशू में क्यों होता, बिकॉज राइट इशू हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की होती है, जो प्रोस्पेक्टस उसके लिए प्रोस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस बहुत लंबा होता है, इट्स अराउंड 400 टू 500 पेजेस का प्रोस्पेक्टस होता है, और लेटर ऑफ होता है अराउंड 100 पेजेस का। सो राइट शेयर्स जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे ही रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रोस्पेक्टस 500 पेजेस का क्यों बनाए, हम उसके लिए 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट देके भी उसका रिक्वायरमेंट फिल कर सकते हैं। ओके। So the draft offer document means a prospectus in the case of public issue or offer for sale, and letter of offer in the case of right issue, which is filled with the register of company and stock exchange. An offer document cover all the relevant information to keep an investor to make his informed decision. Okay. So ये समझ में आ गया आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट मतलब जो ड्राफ्ट स्टेज पे है, ऑफर डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी फाइनल हो गया है, सेबी के जो चेंजेस थे वो सजेस्ट हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, इशूअर ने और लीड मर्चेंट बैंकर ने। लीड मर्चेंट बैंकर को हम बाद में थोड़ा सा समझेंगे। उसके बाद जब हम 30 डेज के अंदर फाइल करते हैं उसे आरओसी, दैट इज ऑफर डॉक्यूमेंट। अब आते हैं हम रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। तो अभी मैंने आपको दो चीज समझाई थी, एक फिक्स्ड प्राइस इशू और एक बुक बिल्डिंग इशू। जो बुक बिल्डिंग इशू के लिए जो प्रोस्पेक्टस फाइल होता है, दैट इज RHP, रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। पहले हम उनको समझेंगे फिर मैं आपको और समझाता हूँ। RHP इज ऑल्सो अ प्रोस्पेक्टस। तो ये प्रोस्पेक्टस नहीं है, इज ऑल्सो अ प्रोस्पेक्टस, मतलब ये प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस है। तो ड्राफ्ट ऑफर ऑफर डॉक्यूमेंट भी प्रोस्पेक्टस था, ये भी प्रोस्पेक्टस है, which does not have the details of either price or number of shares being offered or the amount of issue. This means that in case of price is not disclosed, the number of shares in the upper and the lower price are disclosed. On the other hand, issuer can state the issue size, the number of shares are determined later. An RHP for an FPO can be filled with ROC without the price band, or the issuer in such a case will notify the floor price or price band by way of advertisement 1 day prior to the opening of the issue. ओके, पहले हम इतना समझेंगे, देन हम लोग उसमें लेंगे। तो इसमें क्या क्या आपके दो चीजें हैं। पहला, आपका ना प्राइस और नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर डिस्क्लोज नहीं होते। जैसे मैंने बोला कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आपका जो प्राइस है वो इन्वेस्टर डिटरमाइन करते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने आपके पास आता है डिमांड, उसके हिसाब से नंबर ऑफ प्राइस शेयर्स करते हैं। तो बिग बिल्डिंग प्रोसेस डिमांड को देखता है, उस हिसाब से द कंपनी विल डिसाइड द प्राइस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, this means in case the price is not disclosed, the number of shares and the upper price and lower price band are disclosed। तो मैंने जो जैसे बोला था, हम लोग एग्जांपल ले 90 to 100। सो ये हुआ आपका फ्लोर प्राइस और ये हुआ अपर प्राइस। ओके, सो ये आपका प्रोस्पेक्टस में होगा
कि एक जो प्राइस बैंड होता है, इसको प्राइस बैंड बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड आपको देना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स उसके रेंज के अंदर आपको वो बिडिंग कर सके। ओके, an RHP for an IPO can be filled with the ROC without the price band, and the issuer in such a case will notify the floor price or price band by way of advance 1 day prior to the opening of the issue। तो जो जैसे हम लोगों ने ऑफर डॉक्यूमेंट जो यूज होता है वो फिक्स प्राइस इशू के लिए होता है। जहां पर आपकी प्राइस फिक्स है उसको आप आरओसी में फाइल कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका नंबर नंबर ऑफ शेयर्स भी फिक्स है, आपका प्राइस भी फिक्स है, और आपने आरओसी में फाइल कर दिया। इन केस ऑफ आरएचपी आपका ना तो नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स है ना प्राइस फिक्स है। मीन वाइल बट आपको वो आरओसी में फाइल करना है विद द प्राइस बैंड एंड नोटिफाई द फ्लोर और प्राइस बैंड बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जो आपका सपोज करो आज कल मेरा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ओपन होने वाला है, तो उसके लिए मेरे को आज मेरा प्राइस बैंड और मेरा जो प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस, हाँ प्राइस बैंड और फ्लोर प्राइस आई हैव टू नोटिफाई बाय वे ऑफ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। ओके, in case of book build issue, it is a process of price discovery and price cannot be determined until the bidding process is completed। तो जैसे मैंने आपको बोला कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज बिडिंग प्रोसेस एंड इट इज द मैकेनिज्म फॉर प्राइस डिस्कवरी। बिकॉज क्या होता है जब आप डिमांड आपका आपका पब्लिक आपको बता रही है कि आपको प्राइस क्या कोट करना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्राइस डिस्कवरी। Hence, such details are not shown in the RHP filed with the RHP as per the Companies Act. Only on completion of the bidding process, the details of the final price are included in the offer document, and the offer document filed with the thereafter with ROC is called a prospectus। So, आप जब तक आरओसी के पास विथ द डिटेल, जो आपका बिडिंग प्रोसेस सपोज करो कंप्लीट हो गए, आपका 3 दिन का बिडिंग प्रोसेस था, आज कल परसों आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको एक प्राइस डिटरमाइन होती है। वो आप प्रोस्पेक्टस, वो जो रेड हैंग प्रोस्पेक्टस में डाल लोगे, नंबर ऑफ शेयर डालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स पुट अप करोगे, एंड देन यू हैव टू फाइल विद द आरओसी एंड इट इज टर्म्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। तो जो रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जो हम बोलते हैं, उसको प्रोस्पेक्टस बनने के लिए आपको ये पूरा सब कुछ करना पड़ेगा। सो दैट इज RHP। Okay, understood? Now we go to the initial public offering and the further public offering। So इस पार्ट में हम लोग मेजरली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का डिस्कशन करेंगे, एफपीओ को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो इन अ पब्लिक इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हम लोगों ने लास्ट टाइम ही पढ़ लिया था। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मींस इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो लेटर ऑन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। By the issuer can be either an IPO or a FPO. An IPO is done by an unlisted issuer while FPO is done by the listed issuer। जैसा हमने देखा था आईपीओ मतलब पहली बार आप लिस्ट होने जा रहे हो, एफपीओ मतलब आप ऑलरेडी लिस्ट हो स्टॉक एक्सचेंज पे, आप उसके बाद कुछ नंबर ऑफ शेयर्स को इशू करते हो, दैट इज एफपीओ। As per the ICDR regulation, the issuer shall comply with the following condition before making an IPO of specified security। The conditions need to be satisfied both at the time of filing of offer document, commonly referred as a draft red herring prospectus, and the time of registering or filing the offer document, commonly refers to the prospectus with the registrar। तो जो कंडीशंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग प्रोस्पेक्टस विद द आरओसी, वो आपको कंडीशंस फुलफिल करनी ही है। ओके, सो हम पहले पढ़ते हैं रेगुलेशन 5(1) एंड 5(2) दैट इज टॉकिंग अबाउट एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। ओके, सो 5(1) एंड 2 में आपका रिस्ट्रिक्शंस है कि कौन कौन सी एंटिटी आईपीओ के लिए कभी जा नहीं सकती या कुछ समय के बाद जाएंगे। ओके, पहला, इफ द इशूअर एनी ऑफ इट्स promoter group or selling shareholder are debarred from accessing the capital market by the SEBI। तो इसमें कितने टर्म यूज हो रहे हैं हमारा, पहला हो रहा है इशूअर, दूसरा प्रमोटर, तीसरा प्रमोटर ग्रुप और चौथा सेलिंग शेयर होल्डर। ओके, सो आपको इशूअर की डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी क्या होती है। सेलिंग शेयर होल्डर मतलब जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो उसको ऑफर फॉर सेल में या आईपीओ में हम कवरिंग करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके, नाउ द टू डेफिनेशंस इज रिमेनिंग, दैट इज प्रमोटर एंड द प्रमोटर ग्रुप। तो इसके लिए हम लोग आईसीडीआई की रेगुलेशंस पे जाएंगे। हाँ, सो
आपको प्रमोटर का डेफिनेशन किधर है? हम्म सो व्हाट इज प्रमोटर? Promoter means include a person who shall be named as such in the draft offer document or offer document or is identified as a issuer in the annual report referred to under section 190 of the Companies Act. तो एक्चुअली प्रमोटर की जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट से ही कॉपी की गई है, सो देयर इज नो चेंज बिटवीन द कंपनीज एक्ट डेफिनेशंस एंड द सेबी डेफिनेशन। तो क्या होती है? पर्सन हु नेम्ड इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में जिसका नाम प्रमोटर के तौर पर दिया जाएगा वो प्रमोटर होगा, या तो ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर हु इज आइडेंटिफाइड एज एन इशू इन द एनुअल रिटर्न, जो आपका एनुअल रिटर्न जाता है जहां पर उसमें आप अगर प्रमोटर की कुछ डिटेल्स यूज करते हो उसके लिए वो आपका प्रमोटर हो जाएगा। सेकंड, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द इशूअर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर अदरवाइज, जिसके पास कंट्रोल है आपकी कंपनी का, इशूअर मतलब कंपनी, whether directly or indirectly by way of shareholder, director or otherwise. Okay, so this is called promoter. Third, in accordance with whose advice, direction, instructions the board of directors of the issuer is custom to है, मतलब जो एडवाइस जिसकी एडवाइस डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। ओके, सो इसका जो प्रोविजो है वो ये है, प्रोवाइडिंग नथिंग इन द सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 मतलब ये shall apply to person who is acting merely in the professional capacity। सपोज कोई लॉयर है, उसके अकॉर्डिंग अगर बोर्ड काम कर रहा है तो वो प्रमोटर नहीं होगा। प्रमोटर मतलब जो नॉर्मल अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई ऐसे डायरेक्शन दे रहा है जिसकी वजह से बोर्ड उसके ही डायरेक्शन सुन रहा है, दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रमोटर। फर्दर दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, scheduled commercial bank, foreign portfolio investors other than individual, corporate bodies, family offices, mutual fund, venture capital fund, AIF, foreign venture capital, insurance company registered with the IRDA or any other category specified by the form tender shall not deem to be a promoter only by virtue of that the 20% or more equity share of the issuer is held by such person unless such person certified other। ये जो पर्सन है नेमली दिया है ये प्रमोटर नहीं कहलाएंगे बिकॉज मेयरली सिर्फ 20% से ज्यादा उन्होंने होल्ड किया है। तो सपोज करो उनकी अगर 20% से ज्यादा उनकी होल्डिंग है इश्योर में, वो उस बेसिस पे प्रमोटर आपके नहीं कहलाएंगे। ओके, अदर कंडीशंस यू हैव टू फिलफिल। तो व्हाट इज प्रमोटर? पहला प्रमोटर जिसका नाम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में हो, ऑफर डॉक्यूमेंट में हो या एनुअल रिटर्न में हो, वो आपको प्रमोटर हो जाएगा। सेकंड, वो कंट्रोल देख रहा है कंपनी का। दूसरा, तीसरा, उसके एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है बोर्ड, बट एक्सक्लूडिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। और उसके बाद जो 20% वाला हम लोग क्लॉज था वो, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर। अब नाउ द प्रमोटर ग्रुप क्या होता है? प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड द प्रमोटर, प्रमोटर की डेफिनेशन हम पढ़ ले। उसके बाद एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर, इफ दैट इज एनी स्पाउस ऑफ दैट पर्सन, एनी पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चाइल्ड और द स्पाउस। ठीक है, इन केस ऑफ प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये जो थे वो इंडिविजुअल के थे, इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल के लिए हम लोग बोल सकते हैं। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो उसकी सब्सिडी, उसकी होल्डिंग कंपनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, any body corporate in which a promoter hold more than 20% or more of the equity share capital, or any body corporate which hold more than 20% of the share capital of the company। जिस कंपनी में प्रमोटर ने 20% से ज्यादा होल्ड किया है वो कंपनी, ओके, दैट इज एसोसिएट कंपनी हम उनको बोलते हैं कंपनी एक्ट में, वो कंपनी भी सेबी से डिबार्ड नहीं होनी चाहिए। ओके, सी क्लॉज रिमूव हो गया। अगर इन केस ऑफ promoter इज इंडिविजुअल अपार्ट फ्रॉम दोस फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग, अगर उसके अलावा भी क्या कंडीशंस है प्रमोटर ग्रुप में, एनी बॉर्डर इन विच 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल हैज बाय द प्रमोटर और लिमिटेड लेड ऑफ द प्रमोटर और अ फर्म और एचयूएफ इन अ मेंबर। सो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट में इन विच 20% more equity share held by the promoter or an immediate relative or immediate relative of promoter or HUF in which the promoter or any of the promoter is relative of the। तो अगर HUF है जिसने आपका 20% होल्ड किया है बॉडी कॉर्पोरेट में और उसका कोई ना कुछ प्रमोटर का रिलेशन है, तो दैट विल ऑल्सो कंसिडर एज अ प्रमोटर। ओके,
Any body corporate in which a body corporate as provided in A above holds more than 20% of the equity share capital. कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट में जो इंडिविजुअल, सपोज जो इंडिविजुअल है उसने 20% होल्ड किया है, वो भी प्रमोटर में आ जाएगा। ओके। एनी एच यू एफ और फॉर्म विच एग्रीगेट शेयर ऑफ द प्रोमोटर एंड देयर विल बी इक्वल टू 20%। कोई अगर एच यू एफ है तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा 20%। ओके। तो यहाँ पर कितनी चीजें बोल दी उन्होंने। पहला यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया, जो any body corporate with 20% or more of the equity share is held by the promoter or an immediate relative of the promoter or a firm HUF in which the promoter any of the as a relative is a member। तो इसमें क्या बोल दिया, अगर HUF और आपका फर्म में आप कोई मेंबर है और उसने किसी बॉडी कॉर्पोरेट का 20% होल्ड किया है तो वो भी आपका प्रमोटर डेफिनेशन में आ जाएगा। सेकंड, कोई बॉडी कॉर्पोरेट में किसी पर्सन ने 20% ज्यादा इन्वेस्ट किया है वो आ जाएगा। उसके बाद HUF वैसे आ जाएगा। तो ऑल द पर्सन्स हु शेयरहोल्डिंग इज एग्रीगेटेड अंडर द हेड शेयरहोल्डिंग ऑफ द प्रमोटर ग्रुप। तो जो भी ये सब होल्ड करेंगे इट्स कॉल्ड एज अ प्रमोटर ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को जो 20% वाला जो ऊपर वाला देखा था 20% वाला वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। फिर फर्दर प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेड्यूल बैंक कॉर्पोरेट बॉडी म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद द IRDA shall be from as specified from time to time shall be treated as a promoter of the subsidiaries or companies promoted by them or for the mutual fund by them। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ये इसका अभी आपको रेलिवेंस नहीं आएगा। तो दैट इज प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप डेफिनेशन। वैसे आपके मॉड्यूल में दी नहीं हुई है लेकिन मैंने आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे समझा दिया है। ओके। तो इशूअर हमको समझ में आ गया है, प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप भी समझ में आ गया है, सेलिंग शेयर होल्डर भी समझ में आया, डिपार्ट फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट मतलब वो पर्सन सेबी ने कोई ऑर्डर दिया है उससे डिबार्ड है प्रमोटर ग्रुप या प्रमोटर या इशूअर या सेलिंग शेयर होल्डर, तो वो आईपीओ नहीं ला सकते। ओके। सेकंड है, इफ एनी ऑफ द promoters और डायरेक्टर्स ऑफ द issuer इज अ promoter और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। मतलब क्या है, फिर से पढ़ेंगे। इफ एनी ऑफ द promoters और डायरेक्टर और द issuer इज अ promoter और अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। ओके। इसको यहाँ पर पहले पढ़ेंगे अपन। एक तो थोड़ा सा मॉड्यूल में वर्डिंग सही नहीं लिखी हुई है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे इसको, आपको थोड़ा सा जल्दी दें। तो हम लोगों ने जो पहला था वो हमने पढ़ दिया था। दूसरा, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर, ओके, डायरेक्टर ऑफ द इशूअर इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट। तो आपका कोई प्रमोटर है, डायरेक्टर है और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट फ्रॉम द बोर्ड इज, वो आईपीओ नहीं ला सकता। ओके। फिर इफ द इशूअर और एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर्स इज अ विलफुल डिफॉल्टर और फ्रॉडुलेंट बोरोअर। तो विलफुल डिफॉल्टर के एक्चुअली सेबी या आरबीआई लिस्ट जो इशू करते हैं उसके अंदर अगर उसका नाम है तो वो इशू नहीं कर सकता, और फ्रॉडुलेंट बोरोअर जो आरबीआई के अंदर लिस्ट होती है अगर वो इसमें आया तो वो भी नहीं कर सकता। उसके बाद एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर। तो मोस्टली यहाँ पर आप अगर देखोगे ना तो आपको प्रमोटर दिखेगा, डायरेक्टर दिखेगा, प्रमोटर ग्रुप दिखेगा, इशूअर दिखेगा और आपका सेलिंग शेयर होल्डर दिखेंगे। ये 5 टर्म उन्होंने बार बार यूज किया। ओके। इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ फ्रिंजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, अगर उसने ऐसा कोई काम किया है जिसके अगेंस्ट उसका लिस्ट उसका नाम फ्रिंजिटिव ऑफेंडर जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है उसमें आता है तो उसको भी ये नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने 5 जो पढ़े हैं, पहला है प्रमोटर कोई ग्रुप है जो डायरेक्टर्स है वो शेलिंग और एक्सेस डिबार्ड है। दूसरा, भी आपका अगर डिबार्ड किया हुआ है। तीसरा, विलफुल डिफॉल्टर है। चौथा, फंजिटिव इकोनॉमिक डिफॉल्टर है। ओके। एक्सप्लेनेशन, अब एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, द रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन ए क्लॉज ए और क्लॉज बी shall not apply to the entities mentioned here who are debarred from in the past by the board and the period of debarment is already over and the date of filing of the demand। सो जो पहला वाला जो डिबार्ड वाले हैं वो क्लॉजेस एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर उसका जो टाइम पीरियड डिबार्ड का वो खत्म हो चुका है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड। ओके। बोर्ड मीन्स सेबी। ओके। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेबी। ओके। नाउ वी विल गो टू मॉड्यूल। तो हम लोगों ने जो चार यहाँ पर पढ़े वो जो वहाँ पर हम लोग ने पॉइंट्स पढ़े वो यहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड है। दैट इज फ्यूंजिवेटिव, दैट इज प्रोमोटर,
दैट इज आपका डायरेक्टर्स और आपका डायरेक्टर्स, यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर है एंड विलफुल डिफॉल्टर प्लस और अ फ्रॉडुलेंट बोरोअर। तो एक्चुअली आपका जो मॉड्यूल है वो थोड़ा सा अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉडुलेंट बोरोअर। ओके, यहाँ पर कहूँ fourth point, if there is any outstanding convertible security or any other right which could entitle any person with any option to receive equity shares of the issuer. So आपका जो यहाँ पे मैं जाता हूँ अभी, an issuer shall not be eligible to make an IPO if there is any outstanding convertible securities or any right which would entitle any person with an option to receive equity shares of the issuer. अगर आपकी दैट टाइम जब आप ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, तो ये वो जो पूरा चीज़ है ना, वो आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने के पीरियड में ही आता है कि सपोज करो आज मेरे को ऑफर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट करना है, तो एज ऑन डेट मैं एलिजिबल हूँ या इनएलिजिबल हूँ मेरे को देखना है। तो जो सेकंड पॉइंट है जो बोल रहा है कि अगर आज के दिन मेरी कोई ऐसी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होती है या कोई राइट होती है जिसको मैंने इक्विटी शेयर्स को राइट दिया है, या किसी को राइट दिया है कि वो मेरे इक्विटी शेयर्स बाद में जाके ले सकता है, तो वो कंपनी एलिजिबल नहीं है आईपीओ निकालने के लिए अनटिल और अनलेस उसकी जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है वो पूरे की तरह से कन्वर्ट हो ना जाए। ओके, फर्दर द प्रोविजन ऑफ दिस सब रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू। अब यहाँ पर आपको आपके शायद मॉड्यूल में आपके हाँ दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ओके, तो अब उसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं हम कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। ओके, अब जो प्रोविजन है, अब जो क्लॉज 2 का प्रोविजन जहां पर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज बोला है, उसके जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होते हैं। दो जगह अप्लाई नहीं होते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वेदर करेंटली एन एम्प्लॉय और नॉट पर्सन टू द ईसॉप। ईसॉप जो स्कीम होती है, ईसॉप इन कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट एंड द गाइडेंस नोट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। अगर किसी को ईसॉप दिया है, जो जो हम लोग ऑप्शंस ग्रांट करते हैं ना एम्प्लॉयज को, आपको ईसॉप के बारे में तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम अभी जो सिक्योरिटीज को पढ़ रहे हैं उसमें आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस रेगुलेशंस भी है, तो उसमें पढ़ लेंगे। तो मीनवाइल आप बस इतना देखिए कि हम जो ऑप्शंस ग्रांट करते हैं एम्प्लॉयज को, अगर उस हिसाब से वो कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, तो दैट विल नॉट क्वालिफाई एज एन कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर फॉर दिस पर्पज। ओके, second, fully paid up outstanding convertible security which is required to be converted on or before the trial or the in the case of bolt issue or the prospectus as the case may be. Fully paid up convertible issue which are required to be converted on the before the date of filing of RHP और फिक्स प्राइस में आपका जो प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं। अगर ऐसे कोई शेयर्स हैं जो ऑलरेडी कन्वर्ट होने वाले हैं डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट में और आरएचपी में, तो वो तो एलिजिबल हो गए नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो गए। ओके, सो दीज आर द टू एक्सेप्शन जो आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो दीज आर द दिस इज द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 5। नाउ वी गो टू रेगुलेशन 6 वेयर द कंडीशन और द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अभी तो क्या है कि ये आईपीओ कर ही नहीं सकते, जो हम लोगों ने रेगुलेशन 5 में पढ़ा है। पहला क्या है, डिबार्ड हुआ है या फिर विलफुल डिफॉल्टर है या फिर इकोनॉमिक डिफेंडर है या किसी की ऑप्शनल कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है, वो अगर ऐसा होता है तो वो आईपीओ ला ही नहीं सकते। ओके, नाउ अब हम आईपीओ तो ला सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है जो रेगुलेशन 6 में लिखी है। रेगुलेशन 6 पहली एलिजिबिलिटी, इसको ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रेगुलेशन 5, रेगुलेशन 6, और अगर आप रेगुलेशन का नंबर कोट करते हो दैट इट विल मेक एन एडिशनल एडवांटेज और गिव यू एन एडवांटेज जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करता है। तो अगर रेगुलेशंस का नंबर आप मेंशन करते हो प्रॉपर्ली, और मैं आपको रेगुलेशन नंबर वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, ओके, जिससे आपको रेगुलेशंस याद रहे। तो रेगुलेशन 5 ये है, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन नहीं डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेगुलेशन का कोट आप कर देना ताकि आपके जो एग्जामिनर होता है उसको एक इंप्रेशन अलग आता है कि आपने पढ़ा है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ताकि आपको जिससे आपको रेगुलेशन नंबर भी याद रहे। ओके, the eligibility requirement for an IPO. So the issuer shall eligible to make an IPO only if first the issuer has a net tangible asset of at least 3 crores calculated on a restated or a consolidated basis in each of the preceding 3 full years, which not more than 50% held in a monetary asset.
तो मैं पहले आपको बताता हूँ इसमें। यहाँ पर हम जाते हैं। सो पहला कंडीशन क्या है, आपका 50% क्या है, 3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। ओके, नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, और ये कितने साल तक होना चाहिए, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ओके, सेकेंड, जो आपका नेट टेंजिबल एसेट है, आउट ऑफ नॉट मोर देन 50% हेल्ड इन मॉनेटरी एसेट्स। तो ये ऐसे ही लिखा है ना यहाँ पर, तो not more than held in monetary asset. However, if more than 50% of net tangible and monetary assets, the issuer shall utilize and made a firm to utilize such excess monetary in the business or project, the limit of 50% shall not increase immediately through an offer sale. Okay. तो पहले हम पढ़ते हैं। पहला आपको नेट टेंजिबल एसेट पता चल गया, जो एसेट्स की डेफिनेशन है एज पर द कंपनीज एक्ट। नेट टेंजिबल एसेट आपका 3 करोड़ से ऊपर होने चाहिए प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। ओके, उसमें से सपोज करो आज मेरे 4 करोड़ के एसेट्स है। ओके, उसमें से जो 2 करोड़ से 2 करोड़ का जो इससे ज्यादा, 2 करोड़ के ज्यादा मेरा मॉनेटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए। मॉनेटरी एसेट मतलब जो लिक्विडेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, लाइक कैश, बैंक बैलेंस, या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी जो आपका बिल्कुल जल्दी के जल्दी रिडीम हो जाए, आप लिक्विडेट हो, तो उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। सपोज करो इससे ज्यादा आपका है, 50% से ज्यादा है मॉनेटरी एसेट, तो इशूअर को उसको यूटिलाइज करने के लिए कोई कमिटमेंट देनी पड़ेगी इशूअर को। सपोज करो अभी इसको रिलीज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर सपोज करो 3 करोड़ था, तो आपका 50% से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 75% आपका मॉनेटरी एसेट्स में है। तो इशूअर इसमें से बोलेगा कि मैं जो 25% एक्स्ट्रा है उसको आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें लगाने की कमिटमेंट देता हूँ, ताकि वो इशूअर के लिए एलिजिबल हो जाए। और ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये ऑफर फॉर सेल के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो अपन वापस जाएंगे, जो लिमिट ऑफ 50% है वो अप्लाई नहीं होती है ऑफर फॉर सेल के लिए, ताकि मतलब जो आपका जो मॉनेटरी एसेट है वो 50% वाला अप्लाई नहीं होता है आपके ऑफर फॉर सेल पे। तो फिर से हम पढ़ेंगे, द इशू एज अ नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज कैलकुलेटेड ऑन रजिस्ट्रेटेड और कंसोलिडेटेड बेसिस इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years 12 months each, which not more than held in 50% monetary assets. However, the more than 50% of the net tangible assets are held in monetary assets, the issuer shall utilize or made firm commitments such utilized in its business or project. The limit of 50% is not applied to offer for sales. तो what we have read that कि जो 4 करोड़ में है उसमें एटलीस्ट 22 करोड़ मॉनेटरी एसेट में हो सकते हैं। अगर 2 करोड़ से ज्यादा मॉनेटरी एसेट्स में होते हैं तो या तो वो यूटिलाइज कर दे या कोई फॉर्म कमिटमेंट करे कि हम इसको यूटिलाइज करेंगे किसी बिजनेस और प्रोजेक्ट में फॉर अ पीरियड ऑफ, मतलब कितने भी पीरियड में। और जो 50% ऑफ मॉनेटरी एसेट का जो क्राइटेरिया है वो ऑफर फॉर सेल के लिए अप्लाई नहीं होता। सेकंड कंडीशन, द इशूअर हैज, द इशूअर, 2 मिनट, हाँ, द इशूअर has an average operating profit of at least 15 crores calculated on a restated or consolidated basis during the 3 preceding financial year with the operating profit in each of the preceding financial year. तो सेकंड कंडीशन है कि आपका जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 15 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए इन एनी ऑफ द इन 3 of the preceding financial year एंड ईच ऑफ द preceding financial year। मतलब 3 साल में तो होना ही चाहिए और हर साल में 15 करोड़ का एवरेज नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड, the issuer has a net worth of at least 1 crore in each of the preceding 3 full year calculated on a restated basis. ओके, उसका जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब मिनिमम इज 1 करोड़ एंड मैक्सिमम इज इन योर एंड ऑन अ कैलकुलेटेड एंड रजिस्ट्रेटेड कंसोलिडेटेड बेसिस। उसके बाद इन अ केस ऑफ इशूअर हैज चेंज इट्स नेम within at least within the last 1 year, at least 50% of the revenue calculated on restated consolidated basis for the preceding one full year has been earned from the activity indicated by the name. सपोज करो मेरा आज नाम था बालाजी ग्रोसरी शॉप, मेरी कंपनी का नाम था। कल मैंने देख लिया बालाजी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से नाम मतलब स्टार्ट कर दिया।
तो अब इलेक्ट्रिसिटी में जो न्यू एक्टिविटी है एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू उससे जनरेट होना चाहिए. सो दिस इज द कंडीशन फॉर दैट. ओके. इन केस द एलिजिबिलिटी कंडीशन आर नॉट मेट. चलो आपका अभी एवरेज नेट प्रॉफिटिंग कोई भी ऐसी कंडीशंस है या कोई मैट नहीं हो रही है. सपोज करो आपका नेटवर्थ 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, या तो एवरेज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 15 करोड़ से कम है. कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो उसका एक दूसरा मीनिंग है. एन इश्यूअर नॉट सेटिस्फाइंग. हाँ. An issuer not satisfying the above mentioned condition shall eligible to make an IPO only if the issuer is made through the bid boarding process and the same issuer intended to allot 70% of net profit out to QIBs to refund the full subscription fees to. तो अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं है आप फिर भी आईपीओ ला सकते हो. सब्जेक्ट टू द कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल वो इशू बुक बिल्डिंग के थ्रू होना चाहिए. सेकंड, 75% ऑफ द अलॉटमेंट शुड बी गो टू QIBs. अब QIBs क्या होता है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं. यहाँ पर डेफिनेशन आपके मॉड्यूल में स्क्राइब नहीं है तो वापस हम रेगुलेशंस पे जाते हैं. हाँ. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है. सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मींस a mutual fund, venture capital, AIF, foreign venture capital registered with board. ये जो बड़े बड़े नाम टर्मिनोलॉजी है इसका आपको थोड़े दिनों बाद जैसे हम लोग ये सिक्योरिटीज मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा क्या म्यूचुअल फंड होता है, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है या फॉरेन. तो आपको इसमें घबराना नहीं चाहिए. बस अभी आप जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा समझते जाइए. उसके बाद सेकंड, पोर्टफोलियो. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉडीज विद फैमिली ऑफिसेज, public financial institutions, scheduled commercial bank, multilateral, bilateral development, state industrial corporation, blah blah blah, and these are the sort of जो कॉर्पोरेट्स हैं जो हाईली वैल्यूड कॉर्पोरेट्स हैं उनको हम QIBs बोलते हैं. ओके, इन शॉर्ट सेंस. अब वो डेफिनेशन सब आपको एक बार देखना पड़ेगा. ओके. सो हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़ ली हैं वो इसके लिए ये पूरे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है कि आपके ये तीनों होने चाहिए. दूसरा ऑप्शन है आपका नहीं हुआ तो बुक बिल्डिंग के थ्रू आप QIB कर लो और उसके साथ हो जाएगा. ओके. ये थोड़ा बहुत केस स्टडी है, यू कैन सॉल्व दैट. बहुत इजी केस स्टडी है. उसके बाद हम आते हैं रेगुलेशन 7 पे, दैट इज जनरल कंडीशन. ओके. तो हमने 5 पढ़ा जिसमें इन एलिजिबिलिटी पढ़ा, 6 में कंडीशंस पढ़ा, कंडीशंस में दो ऑप्शंस भी निकले. उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 जो जनरल कंडीशंस है. ओके. इट्स अ वेरी बेसिक कंडीशंस. फर्स्ट, द इश्यूअर मेकिंग an IPO shall offer ensure that it has made an application to one or more stock exchange to seek an in-principle approval for listing of a specified security on such exchange and has chosen one of the designated stock exchange. तो आपने जब ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो इंश्योर दैट आपने स्टॉक एक्सचेंज को फाइल किया है एप्लीकेशन और ऑफर डॉक्यूमेंट और आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का लिस्ट किया है टू ऑन सच एक्सचेंज हैज चूजन वन ऑफ द. सपोज करो आपने दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर किया है जो BSE और NSE और उसमें से डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को आपने किसको चुना है. उसके बाद फिर इट हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी फॉर डीमैट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड और प्रपोज टू बी. तो आप जो इशू नहीं करने वाले हैं उसके लिए डीमैट के लिए आपने डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है. और इट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्प बाय द प्रमोटर आर डीमैट फॉर्म प्रायर द फॉर्म. ये तो एक्चुअली अभी होता ही है बिकॉज कंपनी एक्ट में अभी बोल दिया है कि जो भी सारी सिक्योरिटीज है वो डीमैट फॉर्म में ही होनी चाहिए. तो ये तो ऑलरेडी जेनरिक है. फिर ऑल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर हैव आइदर फुल्ली पेड अप और हैव बीन फॉरफिटेड. जो भी कोई अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है जो अभी के टाइम में तो रहते नहीं है बट अगर हो तो आप ये कर लो. It has made in form arrangement for finance to verify means 75% of the stated means of finance for a specific to be funded from the issue proceeds excluding the amount to be raised through the proposed public or through the existing internal accruals. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. फिर से हम पढ़ते हैं. It has a made a firm arrangement of finance through verifiable means towards 75% of the stated means of present for a specified project proposed to be funded from the issue proceed. The excluding the amount to be raised through proposed public issue through an existing identified internal accruals. तो सपोज करो इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको पढ़ेंगे. तो सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, इसमें 100 करोड़ लगने वाले हैं. अब 100 करोड़ तो हम पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते बिकॉज 100 करोड़ अगर हम पैसा रेज करेंगे तो वो पूरा का पूरा पब्लिक मनी हो जाएगा. तो सेबी ने क्या बोला है
चलो आपको 100 करोड़ का प्रोजेक्ट करना है ना, तो पहले आप हमको आपकी कैपेबिलिटी दिखाओ कि आप इसमें 75% एटलीस्ट पैसा आप ला सकते हो बाय वे ऑफ लोन वॉट एवर, एंड 25% का आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो। तो ये सेबी ने कंडीशन दी कि आप पूरा का पूरा प्रोसेस, आप अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें रिस्क भी होता है और कुछ एडवांटेज भी होते हैं। तो उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा पब्लिक का पैसा हम आपको एक प्रोजेक्ट में लगाने देंगे। एटलीस्ट 75% आप लेके आओ, कहाँ से भी आप बैंक से लेके आ रहे हो, आप लोन ले रहे हो, आपका खुद का पैसा है, तो एटलीस्ट 75% आप लेके आओ, 25% हम पब्लिक से आपको इशू करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है दैट इट हैज मेड अ फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मीन्स, वेरीफाइबल मतलब लीगली थ्रू, towards 75% of the stated means of finance for a specific project. 75% of the project cost proposed to be funded from the issue proceed, excluding the amount raised through the proposed program. जो proposed है, मतलब जो 25% का proposed है, उसके अलावा 75% वो issuer लेके आएगा, और उसके अंदर 75% के अंदर जो पब्लिक का पैसा है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, फिर द अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज एज मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इन द ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, द ड्राफ्ट ऑफ शैल नॉट एक्सीड 75% ऑफ द अमाउंट बीइंग रेज्ड बाय द इशूअर। तो जो क्या होता है ना, सपोज करो अभी 25 करोड़ रुपीज हम लोगों ने पब्लिक के लिए रेज किया, तो उसमें क्या होगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज का एक क्लॉज होता है जहां पर कोई ना कोई पर्टिकुलर बोलता है, तो वो 25% ऑफ 25 करोड़, मतलब आपका अगर 25 करोड़ आपने पब्लिक से रेज करने हैं, इसका 25% से ज्यादा आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब वर्किंग कैपिटल या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करने का। प्रोजेक्ट के लिए आप करना है तो 100%, लेकिन अगर जनरल कॉर्पोरेट करना है तो 25 करोड़ का 25% आप यूज कर सकते हो। ओके, अब प्रोजेक्ट क्या लिखा है, अब इसका एक्सप्लेनेशन। प्रोजेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच द मनीज आर प्रपोज टू बी रेज टू कवर द ऑब्जेक्ट। तो आप जिस प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हो वो प्रोजेक्ट होता है। सपोज करो पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी को अगर पैसे आईपीओ रेज करना हो तो उसके लिए ये कंडीशंस है। ओके, in case of an issue which has been partnership or LLP, the track record of distributable profit of the partnership firm or LLP shall be considered if the financial statement of a partnership business for the period during which the issuer was partnership firm conforms to revise in the format prescribed for companies under the Companies Act also comply with the following condition। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी को करना है तो वो कंडीशंस को ये करना पड़ेगा। ओके, जो पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। सेकंड, जो डिस्क्लोजर्स हैं वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर वो आपको देने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। सेकंड, स्पिनिंग ऑफ इन द केस ऑफ द इशूअर फॉर्म्ड आउट ऑफ अ डिवीजन ऑफ एक्सिस्टिंग कंपनी, द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द डिवीजन स्पन ऑफ शैल बी कंसिडर्ड ओनली इफ द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप फर्म। तो सपोज करो आपका ये एक कंपनी है, यहाँ से एक कंपनी स्पिन ऑफ हुई और दूसरी कंपनी बन गई, तो जो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी इसमें कंसिडर हो जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो ऊपर की जो कंडीशन है, जो एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो। ओके, सो आज हम लोगों ने रेगुलेशन 5, 6, 7 पढ़ लिया है। सो दिस इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ आईसीडीआर रेगुलेशन। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द ऑफर फॉर सेल कंडीशंस एंड अदर कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू आईपीओ। तो मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको, ये आईसीडीआर रेगुलेशन है ये। तो हम करने वाले हैं पहले एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल, उसके बाद हम करने वाले हैं एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल सब रेगुलेशन 2 एंड रेगुलेशन 6 जो 8A बोलता है। उसके बाद हम करने वाले हैं वारंट्स कवर करेंगे हम लोग, वारंट्स जो रेगुलेशन 13 में आता है। उसके बाद हम आपका प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन करेंगे कवर, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन और उसका लॉक इन पीरियड, लॉक इन। सो दैट्स ऑल गाइस। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, तो यू कैन रीच आउट टू मी बाय वे ऑफ कमेंट ऑन यूट्यूब थिंग। और अगर और कोई सजेशंस हैं जिससे हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप कमेंट पे लिख के दे सकते हो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।